नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी विद मनीषा राठौर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सब्सक्राइब को देख के मुझे और मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा 4th चैप्टर। अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। अब कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले प्रीएम्बल के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया? तो दैट इज़ अमेरिका ठीक है, अमेरिका। तो अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल को उन्होंने बिगिन किया या फिर स्टार्ट किया। उसके बाद अदर कंट्रीज़ ने उसको देखकर उनको फॉलो किया। ठीक है, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा जो प्रीएम्बल है वो बोलते हैं कि जो एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका एक इंट्रोडक्शन है या उसका एक प्रीफेस है। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को या उसे इसेंस का मतलब उसका सार, उसको कंटेन करता है। अब एक एन.के. पाकीवाला था, ठीक है, एक एमिनेंट जूरिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? दैट इज़ एन.के. पालकीवाला। ठीक है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता है ना, किसने मूव किया था? जवाहरलाल, ठीक है, सॉरी, पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस पे बेस्ड है? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था इसको। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ। ठीक है, और उसने अमेंडमेंट किया है तो कुछ तो न्यू लाया होगा, तो वो 3 वर्ड लेके आया है न्यू अपने, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? ठीक है, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल को कंटेन करता है। तो ज़रा टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं प्रीएम्बल का। तो प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या बोलता है, चले पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, हम पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोलेमनली रिजॉल्व करते हैं इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट्स में। ठीक है, इंडिया में, टू सिक्योर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को सिक्योर। अब सब इसने क्या बोला है? टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन, जस्टिस देगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ठीक है, लिबर्टी देगा किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की और वर्शिप की। इक्वलिटी देगा ऑफ द स्टेटस ऑफ द एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट दैम अमंग एंड ऑल। इक्वलिटी देगा किसका? स्टेटस का एंड अपॉर्चुनिटी का, और प्रमोट करेगा सब में ये। ठीक है, फर्टर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर करेगा और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी इंश्योर करेगा। तो इन आवर Constituent Assembly this 26th day of the November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि एवरी ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं कि जस्टिस कितने टाइप्स का होता है, इक्वलिटी कितने टाइप्स की होती है, फर्टर्निटी कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने टाइप की जो कितने टाइप की जो वर्ड है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, और जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया? तो दैट इज़ 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है,
चल अब हमारा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमने पूरे प्रियम्बल को तो पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है। तो क्या करता है, प्रियम्बल के कुछ इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, की जो हमारा प्रियम्बल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स क्या है हमारा, पीपल ऑफ इंडिया, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो इसकी अथॉरिटी है, ठीक है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी, ठीक है। हमारा जो इंडिया का जो नेचर है वो कैसा है, सॉवरेन है, ठीक है। सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब क्या है कि हम किसी के डोमिनियन नहीं है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब कि कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है हमारे पर, ठीक है। सेक्युलर है, मीन्स कि सबकी जितने भी रिलीजन हैं उन रिलीजन्स को इक्वल समझा गया है। डेमोक्रेटिक है, सबको इक्वल राइट दिया गया है। और रिपब्लिकन का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आया है, ना कि मोनार्क है, कोई किंग और क्वीन नहीं है, सब इलेक्ट होके आया है, ठीक है, अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट स्पेसिफाई द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का है, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वलिटी देना एंड फ्रेटर्निटी देना, ठीक है। अब डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी बताया था आपको कि 26 नवंबर 1949। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट डेट, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये बहुत बार पीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी में तो बहुत बार पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए ये वाला डिक्लेयर, और इवन एसएससी वगैरह में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे जो प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स हैं, हमने पूरा प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है। अब कोई न्यू होगा, ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो उसको तो पता ही चलेगा ना कि ये सब क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स का मतलब क्या है, ये सारे कीवर्ड्स क्या डिस्क्राइब करता है, क्या डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉवरेन से। द वर्ड sovereign implies that the India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state। ये जो वर्ड है सॉवरेन, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये करता है इंडिया ना ही किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही किसी का डोमिनियन है, ठीक है। किसी भी नेशन का डोमिनियन नहीं है। हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है, तभी तो हम इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है। थ्रू इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड अ Constitution of her full membership of the Commonwealth of Nation and accepted the British Crown। इंडिया ने 1949 में डिक्लेयर किया कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप को, ठीक है, एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन। अब देखिए, अब कॉमनवेल्थ गेम्स वाला नहीं होता जो हम सुनते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया गेम्स में पार्ट करता है, ठीक है, बट इंडिया का जो मतलब ये नहीं है कि कॉमनवेल्थ मतलब कि इंडिया ने गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेशन ले लिया। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब होता है कि प्रीवियस में जितने भी नेशंस हैं जो भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने जिन पे राज किया तो वो सारे नेशन कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं, ठीक है। अब क्या था हमारा जो इंडिया जो है वो 26 जनवरी 1950 तक तो डोमिनियन था, बट उसके बाद फ्री हो गया, ठीक है। अब डिस्पल द, ठीक, अब क्या है कि हमारा जो इंडिया था वो, अब आप सोचोगे कि हमने मेंबरशिप लिए कॉमनवेल्थ में, हम ये बोल रहे ब्रिटिश क्राउन भी है तो हम तो डोमिनेंट है, लेकिन नहीं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था, कब बोला था, 1949 में बोला था कि इंडिया ने पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये घोषित किया है कि हमारा जो इंडिया है वो पूर्ण स्वराज को अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया चाहे, ठीक है, तो वो कॉमनवेल्थ नेशन से कभी भी क्विट कर सकता है, बाहर निकल सकता है, कभी भी ऐड हो सकता है, कभी भी बाहर निकल सकता है। तो हमारे ऊपर हमारे ऊपर कोई किसी का डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। हम किसी के भी डोमिनियन नहीं है। अपनी मर्ज़ी से अगर चाहे तो कहीं पे भी ऐड हो सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से चाहे तो कहीं से भी हम क्विट कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें क्या है, द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इज़ नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन अर सॉवरिटी। ठीक है, इंडिया का जो मेंबरशिप था यूएनओ में कब हुआ था, 1945 में हुआ था, राइट, 1945 में हुआ था ना, हाँ 1945 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन में भी मेंबरशिप ले ली, यूएनओ में भी मेंबरशिप ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इंडिया की सॉवरेनिटी पे लिमिटेशन लग गया है। ठीक है, हम अभी भी सॉवरेन है। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन नीदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। अब इंडिया जो है एज ए सॉवरेन स्टेट, इंडिया एज सॉवरेन स्टेट है तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, किसी भी अपनी टेरिटरी को सीड कर सकता है। ठीक है, इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। अब क्या है हमारा नेक्स्ट कीवर्ड, सोशलिस्ट। ठीक है, द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है वो हमने ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे ऊपर हम मीन्स कि कोई प्राइवेट अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, कोई भी प्राइवेटेशन नहीं है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन had a socialist content in the form of certain directive principles of the state policy। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें सोशलिस्ट बनाता है। ठीक है, और ये कहाँ का कंटेन किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ DPSP। द कांग्रेस पार्टी itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of the society in its अवधि session as the early in 1955 and took measures accordingly। अब क्या है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसने एक रेजोल्यूशन किया, एक रेजोल्यूशन को इस्टेब्लिश किया कहाँ पे, अवधि सेशन में। ठीक है, क्या, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और सेशन एज अ, और कब, 1955 में। उसने कुछ मीजर्स लिए। इसने क्या मीजर्स लिया, द कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो होगा वो स्टेट सोशलिज्म होगा। ठीक है, क्या है, एक मिनट ज़रा, हाँ, इसमें क्या है कि इंडियन का जो ब्रांड है सोशलिज़म का वो डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है। ठीक है, ना कि एक कम्युनिज़म। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज़म है। कम्युनिस्टिक सोशलिज़म को हम स्टेट सोशलिज़म भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, नेशनलिज्म ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वो इस दो टाइप्स को, इस दो चीज़ को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट चीज़ मेरा है नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, अगर दूसरे हाथ में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन एम क्या है, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिजीज़ को और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। ठीक है, आई होप समझ आए। कुछ भी इशू हो, कहीं भी इशू हो, प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे भी समझ आए कि मेरी कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब मैंने बताया था ना अभी आपको, सेक्युलर का मतलब होता है कि सारे के सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है। ठीक है, यही होता है ना। द टर्म सेक्युलर टू वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब जो सेक्युलर जो वर्ड है वो भी किसके द्वारा ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, the constitution makers wanted to establish a state and accordingly article 25 से लेकर 28 तक, जो कि गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भी यही चाहते थे ना कि इंडिया जो है क्या बने, सोशलिस्ट एक सेक्युलर स्टेट बने। मीन्स कि वहाँ पे किसी भी रिलीजन को ऊपर ना रखा जाए, सबको इक्वलिटी मिले। ठीक है,
और ये जो इक्वलिटी हमारे फंडामेंटल राइट में भी डिस्क्राइब किया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कोई भी बंदा चाहे कि उसको अपना रिलीजन चेंज करना है तो ही कैन चेंज इट, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का एक फंडामेंटल राइट, उसका मूल अधिकार है कि हाँ कि आप जो अपना रिलीजन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब जो इंडिया का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म को एम्बॉडीज करता है। इसका मतलब क्या है कि ऑल रिलीजन्स इन कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, कि हर एक रिलीजन को सेम सपोर्ट एंड सेम स्टेटस मिलेगा, कहाँ से, स्टेट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में पढ़ते क्या होता है। डेमोक्रेटिक में क्या है, द पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। यहाँ पे क्या है, हम अभी बोल रहे थे ना कि हमारी अथॉरिटी कहाँ से है, पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक में भी क्या हो, सबसे जो सुप्रीम पावर किसके हाथ में, पीपल, लोगों के हाथ में। हमारी इंडिया की जनता आपको पता है ना कितनी पावरफुल है, किसी को भी चाहे तो उसकी गद्दी से हटा सकती है, किसी को भी चाहे तो वहाँ पे बिठा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे, उनके पास एक ऐसी पावर है, क्या पावर है, इलेक्शन की पावर है, ठीक है। हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, तो मतलब जब भी वो उनको चाहे तो कांग्रेस को बिठाना, उनको चाहे तो हमारे मोदी जी को बिठाना है तो वो बिठा सकती है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इट इज द केस इन विच स्विट्ज़रलैंड। अब क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो मेन जो डिसीजन मेकिंग का पावर होता है वो पीपल के हाथ में होता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो, जैसे कि एग्जांपल मेरा हमारा स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है। अब स्विट्ज़रलैंड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं बहुत एजुकेटेड, उनको पता है कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है। हमारे इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं कि अगर कोई भी दूसरा कोई उसको बोलेगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो लोग तो रातों रात किसी को बिठा के किसी को हटा भी देंगे, ठीक है। तो देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की 4 डिवाइस होती है, जरा डिवाइस को भी समझ लेते हैं। नेमली फर्स्ट क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। अब प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल, जैसे कि कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के सामने हम मुद्दा रखेंगे तो लोग वहाँ पे वोट करेंगे, ठीक है। और रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना होगा, ठीक है, लोगों के सामने, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे उस डिसीजन के लिए, तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंडम। इनिशिएटिव का क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, खुद रिक्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। अब लोग क्या करें, खुद रिक्वेस्ट करेंगे, खुद एक अपने ही लेजिस्लेटिव को हटा के दूसरे लेजिस्लेटिव को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंडम है, समझ आ गया ना, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए ज़रा आप भी। अब क्या करेंगे, जो पीपल है वो डायरेक्ट वोट से क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव को बिठा देंगे, ठीक है। और इनिशिएट और रिकॉल का मतलब क्या है कि अगर जो लोग हैं वो किसी भी ऑफिशियल को हटाना चाहते हैं उसकी गद्दी से, तो वो वोटिंग करेंगे और उसी वोटिंग से उसको पावर ऑफ जो प्लेस है वो जहाँ पे वो बैठा हुआ है वहाँ से उसको हटा देंगे और किसी और को बिठा देंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप की डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइस हैं। अब हमारा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे इंडिया में होता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम खुद इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है, इसका एग्जांपल हमारा इंडिया ही है, ठीक है। तो सुप्रीम पावर है, ठीक है, लोगों के पास सुप्रीम पावर होती है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। दस द कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक्स अस लॉ, लोगों के पास तो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और वही गवर्नमेंट हमारे लॉ को बनाती है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर एंड ऑल पॉलिसीज एंड एक्शंस। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे इंडिया में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या होता है
जो एग्जीक्यूशन जो होता है या एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, जितनी भी उसने लॉ एंड जो एक्शंस बनाए, जो पॉलिसीज़ बनाई है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट थोड़ा छूट गया। द टर्म डेमोक्रेटिक इज़ यूज इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्बेरसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है इसको। ये सिर्फ पॉलिटिकल मीन्स कि इलेक्शन को ही नहीं हैंडल, ये सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये देखो ज़रा, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक मतलब मीन्स कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी के बिना कुछ भी नहीं है। अब आप सोचोगे सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सोशल डेमोक्रेसी का मीन्स है कि ये लिबर्टी को रिकॉग्नाइज़ करता है, इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज़ करता है, हमारी फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज़ करता है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम ऑफ द ट्रिनिटी। अब जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है, इन तीनों को हम सेपरेट तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे अपने आप भी जैसे यही हो, जो मेरा फ्रेंड करेगा वो मैं करूँगा, तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि मैं तो उससे सेपरेट हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ लेगा वो मैं चीज़ लूँगा, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और जो हमारी लिबर्टी है वो भी सेपरेट आइटम नहीं है। इन तीनों को हम एक दूसरे से डाइवोर्स नहीं करा सकते बिल्कुल भी। लिबर्टी जो है वो इक्वलिटी से डाइवोर्स नहीं ले सकता और ना ही इक्वलिटी जो है वो लिबर्टी से डाइवोर्स ले सकता है, ठीक है। और ना ही लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो है वो फ्रेटर्निटी से डाइवोर्स ले सकता है। तो डाइवोर्स तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे से मुझे पता है, ठीक है। द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, द इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इक्वलिटी नहीं होगी बिना लिबर्टी के, तो जो इंडिविजुअल जो होगा वो उस क्या कहते हैं उसके इनिशिएटिव को ही किल कर देगा। इनिशिएटिव का मतलब कि जो लोगों के पास जो पावर है किसी भी लेजिस्लेचर को हटाने की, वो उसी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। अभी बताया मैंने आपको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी के बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिपब्लिक, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कैन बी क्लासीफाइड इनटू मोनार्की एंड रिपब्लिक, ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है हमारी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसको मोनार्की एंड रिपब्लिक में क्लासीफाई किया गया है। अब मोनार्की तो पता है आपको, मोनार्की का मतलब क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग और क्वीन है, जैसे कि हमारे ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में अभी भी क्वीन राजा रजवाड़े का बात चलता है, और वो क्या करता है, एक हेरिडेटरी पोजीशन को एंजॉय करता है। मींस कि राजा तो जैसे कि राजा बीमार पड़ गया तो राजा के बेटे ने उसकी गद्दी संभाली, राजा का बेटा कुछ हो गया तो उसके बेटे ने उसकी गद्दी संभाल ली, गया हेरिडेटरी पोजीशन है। दैट इज़ ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू द सक्सेशन का मतलब समझ आ गया ना आपको, कि एक राजा गया तो दूसरा राजा आ गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ब्रिटेन। And in a republic, on the other hand, the head of the state is always elected directly or indirectly for a term. Republic in our preamble indicates, ठीक है। अब क्या बोला है, रिपब्लिक में क्या होता है कि जी हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा ही डायरेक्ट इलेक्टेड, जैसे हमारे रामनाथ कोविंद जी हो गए, वो भी इलेक्ट होके आया, ठीक है। उनको ऐसे ही नहीं बिठा दिया कहीं पे भी, वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे इलेक्ट होके आया, ठीक है। द इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं अभी बताया मैंने रामनाथ कोविंद जी का कि हमारे जो इलेक्टेड हेड कौन है, प्रेसिडेंट जी, ठीक है। द ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली और फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एक फिक्स टर्म 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जस्टिस। अब जस्टिस क्या होता है, जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्बेरस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। जस्टिस तो पता है ना आपको, कि जैसे आपको आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, तो आप जस्टिस के लिए जाते हो, ठीक है। न्याय बोलो हिंदी में, तो ठीक है। तो जस्टिस जो है वो हमारा जो प्रीएम्बल है वो 3 टाइप्स की जस्टिस देता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स की जस्टिस देता है और क्या जस्टिस है, ज़रा ये भी पढ़ लेते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है।
द सोशल जस्टिस डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल ठीक है डिस्टिंक्शन। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सभी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उस और सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब क्या था, उसके सेक्स पे, उसके कास्ट पे, उसके कलर के, उसके रेस या इसके रिलीजन के बेस पे हम उसको नहीं डिस्टिंक्ट कर सकते, ठीक है। तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। नेक्स्ट हमारा जस्टिस है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। अब क्या है कि इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे सकता, किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे वेल्थ हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, इनकम एंड प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी की बात सुन ली तो ये मत कोर्ट में वो मत कर देना कि हाँ क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी जो दे रहे हैं मेरे को, तो मैं तो कोर्ट में जाके मैं तो मेरे पास वाले के जिसके उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है मुझे भी इतनी इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो जाना मत। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस को और सोशल जस्टिस को कंबाइन करें, मिक्स करें, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सारे सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, जैसे हम यूपीएससी में हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी है कि मैं काला हूँ, ठीक है, या फिर उसका जो रिलीजन है वो कुछ और है तो वो यूपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, यूपीएससी में सबके सब लोग इक्वल है, चाहे मोमडन, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके सब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। उनमें कैपेबिलिटी होगी तो वो अपना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, जैसे आप सबके पास भी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो और क्या है, इक्वल गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट, ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट में अगर उसे उनको कुछ भी बनना है, जैसे कोई लेजिस्लेचर बनना है, तो वहाँ पे भी उनको राइट है, ठीक है, वो इलेक्ट होके जाए और अपना जो उनका पोजीशन है वो संभाल सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो आइडिया ऑफ जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो कहाँ से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, यही सोचो कि हमें जस्टिस चाहिए था तो हम रशिया भाग गए, ठीक है, तो वहाँ रिवॉल्यूशन चल रहा था बहुत, और वो भी कब चल रहा था, 1917 में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना आप ज़रा इसको। नेक्स्ट मेरा है लिबर्टी, ठीक है। अब लिबर्टी क्या है, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, एब्सेंट एंड रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को रोक नहीं सकता, ठीक है। लिबर्टी का मीन्स क्यों, वो अपना मीन्स उसको फ्रीडम है, उसको वर्शिप करने की फ्रीडम है, उसके पास अपने एक्सप्रेशन को बताने की फ्रीडम है, उसके पास अपने थॉट्स को बताने की फ्रीडम है, अपने अपना फेथ को बताने की फ्रीडम है, ठीक है, अपने बिलीफ को, सब कुछ इसको मीन्स कि लिबर्टी है उसके पास, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स है, लिबर्टी ऑफ फ्री फेथ, वर्शिप, ये सब है, ठीक है। तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, अगर वो करना पूजा चाहे तो पूजा कर सकता है। अब ये नहीं कि तुम आधी रात को 12 बजे उठ के पूजा करोगे तो पड़ोसी वाला फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आप उसको जाके बोलोगे नहीं भाई मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं तो पूजा कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपनी लिबर्टी को आराम से यूज़ करिए ज़रा, ठीक है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो कि अभी बता दिया, ठीक है आपको। लिबर्टी एज एलेबोरेटेड इन द प्रीएम्बल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है। अगर हमें अपना इंडियन का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको अच्छे से फंक्शन कराना है तो लिबर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द लिबर्टी कन्विंस्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट इज़ नॉट ऑब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। जो लिबर्टी जो है प्रीएम्बल में, ठीक है, या फंडामेंटल राइट में, वो एब्सोल्यूट तो नहीं है बट क्वालिफाइड है, ठीक है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। हमारा जो लिबर्टी है, हमारा जो इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है, ये प्रीएम्बल में आया है, बट कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। मीन्स कि आप अपनी लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी को लेने
फ्रेंच गए थे, ये मत सोच लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए ज़रा कि हम अपनी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को लेने फ्रेंच गए थे, जबकि वहाँ पे कौन सा ईयर चल रहा था, 1789 से 1799 का ईयर चल रहा था, ठीक है। ऐसे ही इसको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है, सॉरी लास्ट नहीं है, इक्वलिटी। नेक्स्ट हमारा है इक्वलिटी। द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वलिटी का मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी बंदे को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा, जो प्रिविलेज मेरे को मिल रहा है वही प्रिविलेजेस उस बंदे को भी मिलेगा, ठीक है। एंड द प्रोविज़न ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो भी प्रोविज़न्स मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो मुझे भी मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। मुझे मीन्स आपको भी, ठीक है। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है। हमारा जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इक्वलिटी का। इक्वलिटी कहाँ पे? स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में। अब स्टेटस का फिर से मत गलत में ले लीजिएगा कि मुझे अंबानी जितना स्टेटस चाहिए, ठीक है। मेहनत करिए, अंबानी जितना बन जाओगे आप भी। और अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। हाँ, अपॉर्चुनिटी का आपके है कि आप यूपीएससी में जाना चाहते हो, एसएससी में जाना चाहते हो, टीचर्स की जॉब में आता हो, वहाँ पे आपको इक्वलिटी है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई रिच बंदा भी आगे खड़ा होगा तो द सेम इक्वलिटी यू हैव, कि आप भी उसके सामने खड़े होकर अपने आप को कॉम्पीट कर सकते हो, ठीक है। दिस प्रोविजंस एम्बैरेस 3 डायमेंशंस ऑफ द इक्वलिटी। अब ये जो इक्वलिटी भी है, ठीक है, आपको इक्वलिटी तो पता है ना। इक्वलिटी कहाँ से? आर्टिकल 14 से 18 तक का था, ठीक है। इक्वलिटी फर्स्ट हमारा था 41 में, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कि आर्टिकल 14 बोलता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, जो कि आर्टिकल 15 बताता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आर्टिकल 16 बोलता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 बोलता है। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो कि आर्टिकल 18 है, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमारे जो DPSP, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 39 सिक्योर्स टू मैन एंड वुमन इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे टू फॉर वर्क, ठीक है। हमारे जो DPSP में आर्टिकल 39 है, ठीक है, वो सिक्योर, वहाँ पे वो क्या बताता है कि जो मैन या वुमन होगा उन दोनों को इक्वल राइट होगा, ठीक है। एडिक्वेट, उसको एडिक्वेट मीन्स होंगे उनके पास लाइवलीहुड के एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई गर्ल है या कोई वुमन है, ठीक है, अगर वो काम करती है, जैसे कि एक मैन काम करता है सेम किसी एक कंपनी में, ठीक है, अगर सेम काम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का हो गया सेम काम, ठीक है। अब जैसे कोई मैन काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसको 15,000 मिल रहा है, और वहीं पे कोई वुमन काम कर रही है तो उसको 10,000 मिल रहा है। क्यों भाई, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उसको भी तो सेम मिलना चाहिए ना। तो हमारे DPSP में जो आर्टिकल 39 है वो सिक्योर करता है कि मैन हो या वुमन, अगर सेम काम करेंगे तो उनको सेम इक्वल पे मिलेगा, इक्वल वर्क के लिए, ठीक है, और इक्वल लाइवलीहुड भी मिलेगा उनको, ठीक है। देन अब लास्ट हमारा है, अब ये लास्ट है हमारा, अब क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जो कि हमारे इंडिया में तो बहुत दिखता है। आपको दिखता होगा ना, थोड़ा सा भी पड़ोसी को कुछ हो गया तो भाग के चले गए भाईचारे निभाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा किसी को कुछ हो गया तो भी वहाँ चले गए। तो यहाँ पे क्या है, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हमारे इंडिया में भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको प्रमोट किया सिंगल सिटीजनशिप दे के, ठीक है। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड। अब फ्रेटर्निटी है तो फ्रेटर्निटी ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यही था ना। तो प्रियम्बल क्या डिक्लेयर कर रहा है? प्रियम्बल फ्रेटर्निटी को दो टाइप से डिक्लेयर कर रहा है, दो चीज़ में। फर्स्ट हमारा द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी का जो वर्ड है वो दोबारा से है, ठीक है, वो अब दोबारा मैं एक बार बता रही हूँ कि हमने पढ़ा था ना कि 3 वर्ड ऐड किया गया, तो तीसरा वर्ड क्या है मेरा? इंटीग्रिटी। उसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिए।
ठीक है। दिस इज़ हाईलाइटेड थ्रू द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। जो फ्रेटर्निटी है, अब फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट भी है, कुछ DPSP भी है, जो कि हमारे भाईचारे को कंटिन्यू करता है, ठीक है। द फेयर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्बैरेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशन इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो वो फेज़ हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का जो है वो कहाँ कहाँ पे, साइकोलॉजिकल में एंड टेरिटोरियल डायमेंशन में भी बताता है, किसके लिए, इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15A बताया था ना आपको, आर्टिकल 15A जो है वो एक कंटेंट, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंटेन करता है। तो यहाँ पे भी डिग्निटी है, प्रोटेक्ट टू डिग्निटी ऑफ वुमन बाय दी stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practice, ठीक है, derogatory to the dignity of woman। वुमन की डिग्निटी को कंटिन्यू, वुमन की डिग्निटी को सपोर्ट करेंगे। एंड ऑल्सो मेक इट ड्यूटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एनी प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और हर एक इंडिया को या सिटीजन्स की ड्यूटी है हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ भी लगे कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है। और प्लीज़ नए सब्सक्राइबर हो आप और नए मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।